नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी सर्वस्व पर। मैं राम अवतार यदुवंशी आज आपके लिए लेकर उपस्थित हूँ वाक्यांश के लिए एक शब्द और श्रुति संभिन्नार्थक शब्दों पर आधारित महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। पिछले वीडियो में हम लोगों ने तद्भव तत्सम, पर्यायवाची और इसके साथ साथ अनेकार्थी और विलोम शब्दों पर आधारित प्रश्नावलियों की अलग अलग सीरीज़ देखी थी। बहुत ज़्यादा समय न लगाते हुए आज की प्रश्नावली हम लोग शुरू करते हैं, जहां हमने 50 प्रश्न लिए हैं जो कि सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। पहला प्रश्न है, सही अर्थयुक्त शब्द युग्म नहीं है। सर्ग अध्याय स्वर्गलोक, स्वर्ग देवलोक, अवधान सहारा, अवधान मनोयोग, इंदु चंद्रमा, इंद्र सरस सुरपति, यम मृत्यु के देवता, याम प्रहर। हमें बताना है कि कौन सा जो युग्म है वो सही नहीं है। अवधान सहारा, अवधान मनोयोग। अवधान का मतलब होता है ध्यान और अवधान का मतलब होता है योगदान। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। ग्रंथ ग्रंथी शब्द युग्म का सही अर्थ है। पुस्तक वेद पाठी, किताब सिख गुरु, पुस्तक गांठ, किताब लेखक। तो ग्रंथ का अर्थ होता है किताब और ग्रंथी का अर्थ होता है सिख गुरु। तो ग्रंथ और ग्रंथी का सही युग्म कौन सा हो जाएगा? किताब और सिख गुरु, जो कि हमारे बी वाले विकल्प में है। ऑप्शन सही होगा दूसरे का बी। आइए देखिए अगले प्रश्न को। तीसरा प्रश्न हमारा है, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अधिनियम, अध्यादेश, अधियाचन, अधिसूचना। तो मैं आपको बता दूं, राज्य द्वारा निकाला गया जो आधिकारिक आदेश होता है उसे हम लोग अध्यादेश कहते हैं, और जब कोई नियम पारित होता है तो अधिनियम कहलाता है, और जो कोई सूचना मांगी जाती है तो अधियाचन, और जब कोई सूचना दी जाती है तो अधिसूचना कहलाता है। आइए अगले प्रश्न को देखें। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द है। शिष्य, आश्रमवासी, विद्यार्थी, अंतेवासी। तो जो लोग गुरु के समीप रहकर के अध्ययन करते हैं उन्हें शिष्य, आश्रमवासी, विद्यार्थी नहीं, अंतेवासी कहा जाता है। हमारा जो विकल्प सही है वो है गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला अंतेवासी कहलाता है, डी। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अपरमेय में किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, या अपरमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? हमारे विकल्प हैं, जो तौला या नापा ना जा सके, जो अवश्य होने वाला हो, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, जो समय पर संभव ना हो। तो अपरमेय का अर्थ होता है जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके। विकल्प सी सही होगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, पास और पाश का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म है। हमारे विकल्प हैं, नज़दीक बंधन, बंधन नज़दीक, बंधन चार दीवारी, चार दीवारी नज़दीक। तो पास का मतलब होता है नज़दीक और पाश का मतलब होता है बंधन। तो हमारा ऑप्शन जो है ए वाला वो सही उत्तर हो जाएगा। पास और पाश का अर्थ होता है नज़दीक और बंधन। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। व्रण और वर्ण का सही अर्थ देने वाला युग्म है। रंग अक्षर, घाव अक्षर, अक्षर घाव, घाव तीर। अब देखेंगे हम लोग इसमें व्रण का जो अर्थ होता है वो होता है हमारा घाव, और वर्ण का अर्थ होता है अक्षर। ऑप्शन सही हो जाएगा बी। व्रण का मतलब घाव और वर्ण का मतलब अक्षर। आइए अगला प्रश्न देखें। भंगी और भंगी का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म है। मेहतर, भंग करने वाला, लहर, टेढ़ापन, लहर, मेहतर, मेहतर, टेढ़ापन। तो भंगी का अर्थ होता है लहर और भंगी का अर्थ होता है मेहतर। और भंगी शब्द जो है वो उसका अर्थ एक भंग करने वाला भी होता है, जो पहले नंबर पर दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलें। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द होता है। कर्मठता, संविदा, बेलदारी, ठेकेदारी। तो कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता जो होता है वो संविदा कहलाता है। हमारा ऑप्शन सही है विकल्प बी। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता संविदा कहलाता है। असंगत की पहचान करना है अगले प्रश्न में। जो नभ में चलता है खेचर, व्याकरण का ज्ञाता व्याकरण, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासा, तैरने की इच्छा तितीर्षा। यहाँ हमें बताना है कि कौन सा विकल्प असंगत है। तो मैं आपको बता दूं,
पहला बिल्कुल सत्य है, दूसरा भी सही है, तीसरा आपका जो है जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाता है और जानने की जो इच्छा होती है वह जिज्ञासा कहलाती है। ऑप्शन सी हमारा सही है। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए शुद्ध शब्द है। हाथी की पीठ पर जो आसन रखा जाता है उसके लिए शुद्ध शब्दों का कौन सा विकल्प सही है? जीन, काठी, बख्तर, हौदा। तो इसका जो सही उत्तर हुए वो हो जाएगा हमारा हाथी की पीठ पर रखा जाने वाला आसन हौदा कहलाता है। ऑप्शन डी सही है। 12वें प्रश्न की तरफ चलें। 12वां हमारा प्रश्न है सम और शम युग्म का सही अर्थ वाला युग्म है। शांति चावल, शांति मोक्ष, चावल शांति, समान मोक्ष। तो सम का मतलब होता है समान और शम का मतलब होता है मोक्ष। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर सही हो जाएगा वो हो जाएगा समान और मोक्ष। सम का मतलब समान, शम का मतलब मोक्ष। आइए देखें अगले प्रश्न को। 13वां। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। असूर्य दर्शना, असूर्यस्य परशमा, असूर्य दृष्टा, असूर्य पश्या। तो यहाँ हमें बताना है कि जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? असूर्य पश्या। विकल्प हमारा सही होगा डी। आइए देखें अगले प्रश्न को। अगला हमारा प्रश्न है 14वां। प्रवाल, प्रवार शब्द युग्म का सही अर्थ युग्म है। वस्त्र, मूंगा, मोती, दीवार, मूंगा, वस्त्र, दीवार, पन्ना। तो यहाँ हमें बताना है प्रवाल और प्रवार का अर्थ वाला युग्म। तो प्रवाल का अर्थ होता है मूंगा और प्रवार का अर्थ होता है वस्त्र। ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, मूंगा और वस्त्र। अगला प्रश्न है पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को कहते हैं ईशान, वायव्य, आग्नेय, नैऋत्य। वैसे तो ये चारों मध्यस्थ दिशाओं के कोण ही हैं और पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ का जो कोण होता है उसे हम लोग वायव्य कहते हैं। ऑप्शन हमारा सही होगा बी, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य के कोण को वायव्य कहते हैं और उत्तर और पूर्व के मध्य के कोण को ईशान कहते हैं, पूर्व और दक्षिण के कोण को आग्नेय कहते हैं, पश्चिम और दक्षिण के कोण को नैऋत्य कहते हैं। याद रखेंगे सभी लोग। आइए अब अगले प्रश्न की तरफ चलें। कौन से शब्द युग्म का सही अर्थभेद नहीं है या अर्थभेद सही नहीं है? अनिष्ट अनिष्ट, बुरा निष्ठावान, अचल अचला पर्वत नारी, अंश अंश हिस्सा कंधा, तरंग तुरंग लहर घोड़ा। तो यहाँ हमें बताना है कि कौन सा युग्म सही नहीं है। तो मैं आपको बता दूं अचल और अचला जो शब्द युग्म दिया गया है, अचल का मतलब होता है स्थिर, अचला का अर्थ होता है पर्वत। यहाँ पर अचल का अर्थ पर्वत और अचला का अर्थ नारी दिया गया है। यही उत्तर हमारा सही है। अगले प्रश्न पर चलें। जीतने की इच्छा हेतु एक शब्द है जिजीविषा, जिगीषा, विजयेच्छु, जयेच्छु। तो जीतने की इच्छा, इसके लिए एक शब्द हमें बताना है जिजीविषा, जिगीषा। इन दोनों में से ही सही उत्तर भी है और ये सही उत्तर है जिगीषा। जिजीविषा माने होता है जीने की इच्छा। ठीक है, अब चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। किस क्रमांक में सूत और सुत शब्द युग्म का सही अर्थभेद है? हमारे ऑप्शन है सारथी पुत्र, सारथी धागा, धागा घोड़ा, पुत्र सुई। तो यहाँ हमें बताना है सूत और सुत शब्द युग्म का सही अर्थभेद। इसका सही उत्तर हो जाएगा सारथी पुत्र। सूत का अर्थ होता है सारथी और सुत का अर्थ होता है पुत्र। ऑप्शन ए सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलें। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो वाक्य के लिए एक शब्द है नवोढ़ा, प्रोषित पति का, आगत पति का, अध्यूढ़ा। तो यहाँ हमें बताना है कि वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, उसके लिए हमारा जो विकल्प सही होगा वो होगा प्रोषित पति का। जिसका पति परदेश से आने वाला है वो आगत पति का होता है। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को कहते हैं तर्जनी, अनामिका, अनामिका, अंगुष्ठिका। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले जो उंगली होती है बाईं तरफ से वो होती है कनिष्ठिका, उसके बाद अनामिका, फिर मध्यमा, फिर उसके बाद तर्जनी, फिर अंगुष्ठ होता है। 5 उंगलियां होती हैं। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द है वसीयत, वरासत, धरोहर, रिक्त। तो उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति जो होती है वो हमारी क्या कहलाती है? ऑप्शन हमारा जो सही होगा यहाँ वो होगा रिक्त। तो उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द है रिक्त। ऑप्शन डी सही है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। असंगत का चयन कीजिए जो मोक्ष चाहता हो मुमुक्षु, खाने की इच्छा बुभुक्षा,
मानसिक कष्ट आदि, और फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार शस्त्र। तो यहाँ हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है, कौन सा विकल्प गलत है। तो मैं आपको बता दूं, जो फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार होता है उसे हम लोग अस्त्र कहते हैं, और जो हाथ में लेकर के चलाया जाता है उसे शस्त्र कहते हैं। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलें। किस क्रमांक में कटक कंटक शब्द का शब्दयुग्म का सही अर्थ भेद है? सेना, कांटा, सवारी सेना, कांटा कड़ा, द्वीप सेना। तो कटक का अर्थ होता है सेना, कंटक का अर्थ होता है कांटा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कटक और कंटक शब्दयुग्म का सही अर्थ भेद ऑप्शन ए में है, सेना और कांटा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। इति और इति का सही अर्थ भेद है या सही अर्थ वाला युग्म है समाप्त शुभ, प्रारंभ विघ्न, विघ्न समाप्त, समाप्त विघ्न। तो जो छोटी ई से इति है उसका अर्थ होता है समाप्त, जो बड़ी ई से इति है उसका अर्थ होता है विघ्न। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं इस शब्द युग्म का जो सही अर्थ भेद है वो ऑप्शन डी में है, समाप्त और विघ्न। कर और कीर शब्द युग्म का अर्थ बताना है 25 प्रश्न संख्या में। पति तोता, हाथ तोता, बंदर तोता, हरी तोता। तो कीर का अर्थ तोता होता है, ये निश्चित हो गया है क्योंकि चारों विकल्प में तोता है, और कर का अर्थ होता है हाथ, इसलिए हमारा विकल्प सही होगा बी, हाथ और तोता। आइए अगले प्रश्न को देखें। असंगत का चयन कीजिए। रंगमंच के पीछे या पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य, हवन में जलाई जाने वाली लकड़ी समिधा, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो कानीन, जिसे बुलाया ना गया हो अभ्यागत। तो यहाँ हमें बताना है कि कौन सा विकल्प असंगत है। तो जिसका माफ़ कीजिएगा, जिसे बुलाया ना गया हो वो अनाहूत होता है, और जो आया हुआ होता है, अभी अभी आया हुआ या आया हुआ, वो अभ्यागत कहलाता है। 27वां प्रश्न है। जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोच ले के लिए एक शब्द होगा। तो यहाँ जो विकल्प दिए गए हैं वो हैं प्रतिभाशाली, कुशाग्र बुद्धि, प्रत्युत्पन्न मति, किंग कर्तव्य विमूढ़। तो जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोच ले वो प्रत्युत्पन्न मति कहलाता है, और जिसे अपने कर्तव्य का बोध ना हो वह किंग कर्तव्य विमूढ़ कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा है। युद्ध की इच्छा रखने वाला कहलाता है लड़ाकू, युद्धेच्छु, लड़ैया, युयुत्सु। तो युद्ध की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए जो एक शब्द होता है वो होता है युयुत्सु। ऑप्शन हमारा सही होगा डी। आइए देखेंगे अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 29। असंगत का चयन करना है। जंगल में लगने वाली आग दावानल, समुद्र में लगने वाली आग बड़वानल, पेट में लगने वाली आग जठरानल, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता गतिशील। तो यहाँ हमें बताना है कि कौन सा युग्म असंगत है। तो मैं आपको बता दूं, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता उसे हम लोग यायावर कहते हैं, इसलिए हमारा विकल्प जो सही है डी वाला सही है, क्योंकि गतिशील इसका अर्थ नहीं होता है। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। आहूत और आहूत युग्म शब्द का उपयुक्त अर्थ है यज्ञ हवन, हवन सामग्री बुलाना, हवन सामग्री हवन, बुलाना और हवन सामग्री। तो यहाँ पर हमें बताना है आहूत और आहूत शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा हवन सामग्री और बुलाना। आहूत माने हवन सामग्री, आहूत माने बुलाना। शब्द युग्म पर्यंत और पर्यंक के सही अर्थ का चयन करना है अगले प्रश्न में। तड़प, कीचड़, तक, पलंग, समग्र और पीड़ा, पर्याप्त और पलंग। तो शब्द युग्म पर्यंत और पर्यंक में मैं आपको बता दूं, पर्यंत का अर्थ होता है तक और पर्यंक का अर्थ होता है पलंग। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, तक और पलंग। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है। शब्द युग्म यदा कदा के सही अर्थ का चयन कीजिए। हमारे ऑप्शन है जब तब, दूसरा ऑप्शन है कब तब, तीसरा है जब कब, और चौथा है कब जब। तो यदा का अर्थ होता है जब और कदा का अर्थ होता है कब। ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा सी, यदा, जब, कदा, कब। आइए देखें अगले प्रश्न को। निम्न में से कौन सा आधि व्याधि शब्द युग्म में व्याधि का अर्थ है। तो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन पहले मानसिक कष्ट, शारीरिक कष्ट, अधकपारी, आधा। तो मैं आपको बता दूं, आधि मानसिक कष्ट को कहते हैं, व्याधि शारीरिक कष्ट को कहते हैं। तो याद रखिएगा, आधि मानसिक कष्ट, व्याधि शारीरिक कष्ट। आइए अगले प्रश्न को देखें। तरी और तरी शब्द युग्म का अर्थ देने वाला युग्म है गीलापन, बहस, गीलापन, लहर, नाव, गीलापन,
गीलापन और नाव। तो यहाँ हमें बताना है तरी और तरी। तो तरी शब्द का अर्थ होता है गीलापन और तरी शब्द का अर्थ होता है नाव। ऑप्शन हमारा सही होगा डी। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। कृति और कृति शब्द युग्म का सही अर्थ देने वाला युग्म है रचना, निपुण, निपुण, पुण्यात्मा, मृगचर्म, रचना, रचना, मृगचर्म। तो कृति जो होती है वो होती है रचना और कृति जो होता है वो होता है मृगचर्म, यानी कि हिरण का चमड़ा। ठीक है, अब देखेंगे अगले प्रश्न की ओर। ऐसा बयान जो शपथ सहित दिया गया हो के लिए एक शब्द है। शपथ सहित जो बयान दिया गया है उसके लिए हमें एक शब्द बताना है। हमारे विकल्प हैं हलफनामा, कागजी, द्रुत बयान, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा बयान जो शपथ सहित दिया गया है उसे हम लोग हलफनामा कहते हैं। ऑप्शन हमारा सही होगा ए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 37वें। असंगत बताना है भोजन करने की इच्छा जिघत्सा, पीने की इच्छा रखने वाला पिपासु, मरने की इच्छा मुमूर्षा, दमन करने की इच्छा जिघृच्छा। तो जो दमन करने की इच्छा होती है वो मैं आपको बता दूं जिगीषा कहलाती है और जिघृक्षा जो है वो पकड़ने की इच्छा या ग्रहण करने की इच्छा जिघृक्षा कहलाती है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलें। गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ है। गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ बताना है प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला, पीछे चलने वाला, अनुसरण करने वाला, गत को नहीं मानने वाला। तो गतानुगतिक शब्द का जो सही अर्थ होता है वो होता है प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला। यहाँ हमारा ऑप्शन ए सही होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अजान बाहु शब्द निम्न में से किस वाक्यांश के लिए सही है? जो बहुत अज्ञानी हो, जो कुछ बहुत जानता हो, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, जिसकी भुजाएं लंबी हों। तो हमें बताना है कि अजान बाहु किसे कहते हैं। तो इतिहास में मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अजान बाहु कहा जाता है और इसका उत्तर सही है जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों। ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न को देखेंगे। अंत्यज शब्द का सही अर्थ है। अंत्यज शब्द का सही अर्थ बताना है जो जन्म से अपंग हो, जन्म के उपरांत त्याग दिया गया हो, जिसका जन्म निम्न वर्ग में हुआ हो, जो जन्म से कुरूप हो। तो अंत्यज शब्द का अर्थ होता है जिसका जन्म निम्न वर्ग में हुआ हो उसे अंत्यज कहा जाता है। ऑप्शन सी सही है। अब आइए देखें अगले प्रश्न को। एला का सही अर्थ देने वाला युग्म है। इला का पुत्र पुरुरवा, पुरुरवा इलायची, सांसारिक इलायची, पुरुरवा और सांसारिक। तो मैं आपको बता दूं एल का अर्थ होता है, एल का आपका अर्थ होता है पुरुरवा और एला का अर्थ होता है इलायची और इला का पुत्र भी एल का अर्थ होता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला हमारा प्रश्न है अशित असित का सही अर्थ देने वाला युग्म है। काला, खाया हुआ, ना खाया हुआ, काला, खाया हुआ, काला, गरम, काला। तो यहाँ पर हमें बताना है अशित और असित। तो अशित का अर्थ होता है खाया हुआ और असित का अर्थ होता है काला। ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा सी। आइए देखें अगले प्रश्न को। कृत और कृत का सही अर्थ देने वाला युग्म है। किनारा, किया हुआ, किया हुआ, किनारा, किया हुआ, खरीदा हुआ, खरीदा हुआ, किसान। तो कृत का मतलब होता है किया हुआ और कृत का मतलब होता है खरीदा हुआ। इस प्रकार हमारा जो उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, किया हुआ, खरीदा हुआ, कृत, कृत। आइए अगले प्रश्न को देखें। शुक और शुक का सही अर्थ देने वाला युग्म है। तोता एक ग्रह का नाम, तोता, ठंड, जौ एक ग्रह का नाम, जौ, तोता। तो यहाँ हम देख रहे हैं शुक और शुक का क्या अर्थ है। शुक का अर्थ होता है जौ और शुक का अर्थ होता है तोता। बड़े ओ की मात्रा जौ, छोटे ओ की मात्रा तोता। स्वपच और स्वपच, पहले स्वपच है फिर स्वपच है, का सही अर्थ देने वाला युग्म है। स्वयंपाकी कुत्ता, स्वयंपाकी मैला, चांडाल, स्वयंपाकी, स्वयंपाकी, चांडाल। तो स्वपच का मतलब होता है चांडाल, स्वपच की रात कोल कलवारा, आपने ये पंक्ति सुनी होगी। और स्वपच का मतलब होता है स्वयंपाकी। ऑप्शन हमारा सही होगा सी। अब देखेंगे अगले प्रश्न को। जो स्त्री के वशीभूत या उसके स्वभाव का है। मेहर गुलाम, स्त्रैण, कर्तव्य विमुख, शत्रुघ्न। तो जो स्त्री के वशीभूत या उसके स्वभाव का होता है उसे हम लोग स्त्रैण कहते हैं।
कर्तव्य विमुख जो कर्तव्य से हट गया हो, शत्रुघ्न जो शत्रुओं का नाश करने वाला शत्रुघ्न कहलाता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलें। जिसकी बुद्धि कुश की तरह पैनी हो उसे क्या कहते हैं? कुशाग्र कान, कुशाग्र बुद्धि, प्रत्युत्पन्न मति, समदर्शी। तो समदर्शी कहते हैं समान रूप से देखने वाले को, और कुशाग्र बुद्धि जो होता है वो जिसकी बुद्धि कुश की तरह पैनी हो, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। और जिसकी बुद्धि झट कुछ सोच लेती है वो प्रत्युत्पन्न मत कहलाता है। असंगत का चयन करना है अगले प्रश्न में। लाभ की इच्छा लिप्सा, अत्यधिक वृष्टि अतिवृष्टि, दुख देने वाला दुखद, जो जन्म से अंधा है प्रत्यांध। तो यहाँ हमें असंगत बताना है। तो असंगत विकल्प हमारा कौन सा है? जो जन्म से अंधा है उसे जन्मांध कहते हैं। दुख देने वाला दुखद सही है, अत्यधिक वृष्टि अतिवृष्टि सही है, लाभ की इच्छा लिप्सा भी सही है, ऑप्शन डी सही होगा। आइए अगले प्रश्न को देखें। असंगत बताना है। देखने योग्य दर्शनीय, पूछने योग्य लेखनीय, करने योग्य करणीय, सुनने योग्य श्रवणीय। तो यहाँ हमें बताना है कि कौन सा विकल्प असंगत है। तो देखने योग्य दर्शनीय सही है, पूछने योग्य लेखनीय ये हमारा ऑप्शन गलत है, और करने योग्य करणीय सही है, सुनने योग्य श्रवणीय सही है, ऑप्शन बी सही होगा इस प्रश्न का उत्तर। अंतिम प्रश्न है। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग करने के लिए दी जाती है उसे क्या कहते हैं? पथ्य, उपहार, पाथेय, उपाहार। तो यहाँ हमें बताना है खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग करने के लिए दी जाती है उसे हम लोग पाथेय कहते हैं, ऑप्शन हमारा सही होगा सी। इसी के साथ आज की हमारी प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने उन मित्रों के पास जो यूपीपी, यूपीएसआई, यूपीपीएससी, आरओ, एआरओ, यूपी ट्रिपल एससी, बीडीओ, टीजीटी, पीजीटी और यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ज़रूर शेयर करें, और देखते रहें हिंदी सर्वस्व को, जहां व्याकरण से संबंधित और साहित्य से संबंधित प्रश्नोत्तरी और क्लासें नियमित रूप से आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।